तो बच्चों, पूर्व मध्यकाल के लिए जो 647 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी के बीच में जो जो घटनाक्रम होता है उसको एक हम लोग परिशिष्ट के रूप में सरसरी निगाह से देख लेते हैं, यद्यपि सब चर्चा किया जा चुका है। जब हम लोग राजनीतिक इतिहास की बात किए थे हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, तो उस समय दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक, मतलब 647 से 1206 ईस्वी के बीच तक उत्तर भारत का इतिहास राजपूत काल के नाम से ही जाना जाता है। तो इसमें हम लोग राजपूतों की उत्पत्ति देखते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के क्रम में हम लोगों ने राजतरंगिणी के वह उल्लेख किया था, जिसमें कि 36 राजवंशों का उल्लेख मिलता है। इसमें फिर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट बीच त्रिशंकीय या त्रिकोणीय संघर्ष की बात करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखते हैं प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण की बात करते हैं, जिसमें प्रथम चरण में हमने देखा कि प्रतिहार नरेश वत्सराज के साथ में संघर्ष की शुरुआत होती है। प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल के बीच में। द्वितीय चरण में प्रतिहार नरेश वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने पाल नरेश धर्मपाल द्वारा संरक्षित कन्नौज शासक चक्रायुध को परास्त किया था, कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तृतीय चरण में जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि प्रतिहार नरेश नागभट्ट के पुत्र रामदेव या रामभद्र नाम मिलता है, एक अत्यंत कमज़ोर शासक था और राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष का अहस्तक्षेप की नीति के पालन में विश्वास था। इन परिस्थितियों का लाभ पाल नरेश धर्मपाल के पुत्र को प्राप्त होता है। देवपाल ने रामदेव को पराजित किया और उत्तरी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। इसी क्रम में दिल्ली में और अजमेर में चौहान और चाहमान राजवंश उदित होता है। इस वंश का आदि पुरुष चाहमान नामक व्यक्ति था, जिसके कारण इस वंश का नामकरण हुआ। चौहान मूल रूप से जांगल के बीकानेर, जयपुर, उत्तरी मारवाड़ के रहने वाले थे और इनकी राजधानी का नाम अहिच्छत्रपुर या नागौर था। इसमें फिर विग्रहराज चतुर्थ या विशल देव ये शासन करते हैं 1153 से 63 के बीच में। पृथ्वीराज तृतीय होते हैं, जिनका शासनकाल 1177 से 92 के बीच में होता है। फिर मेवाड़ के गोहिल या गोहलित की चर्चा होती है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग पर इनका शासन था, गोहिलों का शासन था। गोहिल 566 ईस्वी में होते हैं। फिर बप्पा रावल होते हैं 727 ईस्वी में। नागादित्य के पुत्र बप्पा रावल 727 ईस्वी में गोहिल राजवंश की कमान संभाले थे। फिर खुमाण द्वितीय का शासनकाल आता है, 812 से 36 तक इनका शासन था। फिर जयत्र सिंह ये 1213 से 61 ईस्वी के बीच में शासन करते हैं। रतन सिंह का समय आता है, ये 1302 से 1303 के बीच में शासन इनका रहता है। फिर कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार की बात करें तो इसमें नागभट्ट प्रथम 730 से 56 के बीच, वत्सराज होते हैं 778 से 805 ईस्वी के बीच में शासन रहता है। नागभट्ट द्वितीय की बात करें तो 805 से 33 तक रहता है। फिर भोज प्रथम या मिहिर भोज आते हैं, ये 836 से 885 ईस्वी तक शासन करते हैं। फिर महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी। महिपाल प्रथम ये 912 से 18 के बीच में। महिपाल प्रथम के उत्तराधिकारी बहुत सारे होते हैं, जो 918 से 1093 के बीच में इनका शासनकाल होता है। इसमें विनायक पाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल इत्यादि के नाम मिलते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय 1018-19 ईस्वी में प्रतिहार शासक राज्यपाल बिना लड़े भाग खड़े हुए थे, इनका भी उल्लेख प्राप्त होता है। तोमरों ने 736 ईस्वी में दिल्ली का, बाद में यह दिल्ली बन गया, का निर्माण कराया। ऐतिहासिक दृष्टि से दिल्ली का प्रथम निर्माता तोमर नरेश अनंगपाल था। अनंगपाल ने 11वीं सदी ईस्वी के मध्य में दिल्ली नगर की नींव डाली थी। फिर मालवा के पवार या परमार आते हैं, इसमें भोज परमार 1010 से 55 के बीच में शासनकाल रहता है। इसी क्रम में जेजाक भुक्त या बुंदेलखंड के चंदेल आते हैं, इनके प्रारंभिक शासक 831 से 9 ईस्वी तक होते हैं।
हर्ष का 900 से 925 ईस्वी के बीच में शासनकाल उल्लेखनीय होता है। ये इनके राहिल का उत्तराधिकारी थे। ये हर्ष एक शक्तिशाली शासक, ये हर्षवर्धन नहीं है, हर्षवर्धन से अलग है। फिर यशोवर्मा का शासनकाल आता है 925 से 50 ईस्वी के बीच आता है। फिर धंगदेव आते हैं 950 से 1002 ईस्वी के बीच में इनका शासन होता है। गंडदेव आते हैं, इनका 1002 से 19 के बीच में होते हैं। फिर विद्याधर आते हैं, 1019 से 29 के बीच में इनका शासनकाल होता है। और महमूद गजनवी 1019 ईस्वी एवं पुनः 1022 में चंदेलों पर आक्रमण करता है। विद्याधर की मृत्यु के बाद चंदेल शक्ति का क्रमिक ह्रास हो जाता है। इनके बाद विजयपाल 1030 से 50, फिर देववर्मन 1050 से 60, कीर्तिवर्मन 1060 से 1100, सलक्षण वर्मा ये 1100 से 1115 ईस्वी। फिर जयवर्मन आते हैं 1115 और 20 के बीच में शासन करते हैं। फिर पृथ्वीवर्मन आते हैं 1120 से 1129 के बीच में इनका शासनकाल होता है। फिर मदन वर्मन आते हैं 1129 से 63 के बीच में इनका होता है। फिर यशोवर्मन द्वितीय आते हैं 1163 से 1165 ईस्वी के बीच में इनका शासन होता है। किंतु भारतीय इतिहास में इनकी कोई विशेष उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं थी, इसलिए बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं कहा जा सकता। फिर परिमर्दिन देव या परमाल आते हैं, इनका 1165 से 1202 ईस्वी तक शासनकाल होता है। यह चंदेल वंश का अंतिम महान शासक था। इन्होंने कला को संरक्षण दिया। खजुराहो के मंदिर में कंदरा महादेव मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो इसी समय का है। चेद या त्रिपुरी के कलचोरी आते हैं। इसमें चेद के कलचोरी वंश का संस्थापक का नाम कोकल प्रथम 845 से 78 ईस्वी था। कोकल के मरणोपरांत उनका ज्येष्ठ पुत्र शंकरगण ये 878 से 98 ईस्वी के बीच में शासन करता है, कलचोरी वंश का राजा बनता है। शंकरगण के बाद उसका पुत्र बालहर्ष, फिर बालहर्ष का भाई युवराज प्रथम 915 से 45 ईस्वी के युववर्ष की उपाधि धारण करके शासक बनते हैं। युवराज प्रथम के बाद उसका पुत्र लक्ष्मण राज 945 से 970 ईस्वी के बीच में शासक बनते हैं। लक्ष्मण राज के दो पुत्र थे, शंकरगण तृतीय और युवराज द्वितीय। शंकरगण तृतीय 970 से 80 के बीच में शासन इनका अल्पकालीन रहा। उसके बाद युवराज द्वितीय 980 से 994 ईस्वी राजा बनते हैं। फिर गांगेय देव 1019 से 41 के बीच में इनका शासन आता है। ये विक्रमादित्य के उपाय धारण करके गद्दी पर बैठते हैं। बनारस व भागलपुर तक के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते हुए राज्य विस्तार किया गया इनके द्वारा। लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव ये 1042 से 72 के बीच में इसका शासनकाल होता है। फिर काठियावाड़ के सोलंकी या चालुक्य वंश का शासनकाल आता है। तो सोलंकी या चालुक्य अग्निकुल के उत्पन्न राजपूतों में से एक थे। कुमार पाल के वाड़नगर प्रशस्ति लेख 971 ईस्वी का है। इसकी रचना श्रीपाल ने की थी। ये चालुक्य वंश की उत्पत्ति ब्रह्म के कमल मंडल से बताया गया है। इनके कुछ शासक हुए हैं, जिसमें मूलराज प्रथम 942 से 95 ईस्वी के बीच में शासनकाल इनका होता है। फिर भीम प्रथम होते हैं, इनका 1022 से 64 के बीच में होता है। फिर जयसिंह सिद्धराज के नाम से आते हैं, 1094 से 1153 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल होता है। कुमारपाल प्रथम आते हैं, 1153 से 72 के बीच में इनका शासनकाल होता है। इसके बाद भीम द्वितीय आते हैं, ये 1178 से 1238 ईस्वी में इनका शासनकाल होता है। इन्होंने भी कला को संरक्षण दिया था। कन्नौज के गढ़वाल या राठौर वंश की अगर बात करें तो प्रतिहारों के बाद कन्नौज के वैभव एवं उनकी समृद्धि को इन्होंने ही बढ़ाया था। गढ़वालों की उत्पत्ति का प्रश्न विवादास्पद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रसिद्ध राष्ट्रकूटों या राठौरों की एक शाखा थी। इसके शासक के अगर नाम देखें तो चंद्रदेव आते हैं 1090 से 1104 ईस्वी के बीच में। फिर मदन चंद्र आते हैं 1104 से 14 ईस्वी के बीच में। फिर गोविंद चंद्र आते हैं 1114 से 54 के ईस्वी के बीच में। फिर विजय चंद्र राजा बनते हैं 1155 से 1169 ईस्वी के बीच में। फिर जयचंद्र शासक होता है, इसको जयचंद भी बोला गया है, 1170 से 94 ईस्वी के बीच में। 1194 ईस्वी के बीच में इन्हीं के समय में 1194 में चंदावर का युद्ध होता है।
कश्मीर के कारकोट या उत्पल और लोहार वंश की भी चर्चा कर लेते हैं। कश्मीर के इतिहास में सर्वप्रथम स्रोत कल्हड़ की राज तरंगिणी है, जिसे प्राचीन भारत का प्रथम वास्तविक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। कारकोट वंश आता है। कश्मीर के कारकोट राजवंश के संस्थापक का नाम दुर्लभ वर्धन 627 से 661 ईस्वी तक इनका शासन था, वह थे। वह गोनंद वंश के अंतिम राजा वालादत्त के एक पदाधिकारी थे। फिर इनके बाद इनका पुत्र दुर्लभक प्रतापादित्य 661 से 711 ईस्वी के बीच में कश्मीर के शासक बनते हैं। इसके पश्चात दुर्लभ प्रतापादित्य के बाद उसका पुत्र चंद्रापीड़ वज्रादित्य 711 से 20 के बीच में कश्मीर के शासक बने। फिर इसके बाद चंद्रापीड़ वज्रादित्य के बाद उसका भाई तारापीड़ उदयादित्य 720 से 24 ईस्वी में कश्मीर के शासक बनते हैं। फिर मुक्तापीड़ ललितादित्य का नाम आता है, जो 724 से 760 ईस्वी के बीच में शासक बनते हैं और कारकोट का वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में इनकी पहचान है। इसके पश्चात उत्पल वंश आता है। उत्पल वंश में कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश के संस्थापक का नाम अवंती वर्मन था। ये 855 से लेकर 83 ईस्वी के बीच में शासक करते हैं। अवंती वर्मन के पिता का नाम उत्पल था, इसीलिए यह वंश उत्पल वंश कहलाया। अवंत वर्मन के बाद उसका पुत्र शंकर वर्मन 883 से 902 ईस्वी के बीच में कश्मीर के शासक बने। फिर शंकर वर्मन के मरणोपरांत उनका अल्पवयस पुत्र गोपाल वर्मन 902 से 904 ईस्वी में शासक होते हैं। फिर यशस्कर 939 से 48 के बीच में कश्मीर के राजा हुए। यशस्कर के बाद उसके अल्पवयस पुत्र संग्राम देव 948 ईस्वी को कश्मीर का राजा बनाया गया। इसके बाद लोहार वंश की बात आती है। कश्मीर के लोहार या लोहार वंश के संस्थापक का नाम संग्राम राज 1003 से 1028 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल था। इनके बाद अनंत नाम के एक राजा होते हैं, 1028 से 63 ईस्वी के बीच में ये शासक कहते हैं। फिर अनंत ने अपनी रानी सूर्यमती के कहने से 1063 में अपने पुत्र कलश को राजगद्दी दे दी। कलश का समयकाल 1063 से 1089 ईस्वी के बीच में होता है। इसके बाद हर्ष नामक एक शासक होते हैं कश्मीर में, उसका 1089 से 1101 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल था। बेल्हड़ उसका आश्रित कवि भी था, जो बाद में कश्मीर छोड़कर चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में चला गया, जहां उसने विक्रमांक चरित्र की रचना करी थी। हर्ष के हत्या के बाद कश्मीर के इतिहास अराजकता, अव्यवस्था और षड्यंत्रों का इतिहास बन जाता है। हर्ष के बाद उच्चल 1101 से 1111 ईस्वी के बीच में कश्मीर के शासक बनते हैं। इसके बाद फिर सुसल, मिच्छाचार, जय सिंह का शासनकाल 1128 से 1155 ईस्वी था। ये राज गद्दी पर बैठते हैं। जय सिंह के बाद लगभग 200 वर्षों तक कश्मीर में हिंदू शासन बना रहा। उनयन देव, कोटा रानी, शाह मीर ये सब शासक हुए हैं। उत्तर पश्चिम सीमांत के हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही शासन की अगर बात करें तो गुप्त सम्राट के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में शाहानुशाही राजाओं का राज्य था, जो गुप्तों के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। गुप्त साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर ये स्वतंत्र हो गए थे। 9वीं सदी ईस्वी में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश पर शासन करने वाले तुर्की शाही इन्हीं शाहानुशाहियों के वंशज थे। इसमें कल्लर या लल्लिय नाम का एक राजा होता है 870 से 902 ईस्वी के बीच में। फिर जयपाल होते हैं, ये 965 से 1001 ईस्वी तक शासन करते हैं। फिर आनंदपाल का समय आता है। ये जयपाल के मरणोपरांत उनके पुत्र हैं, जो हिंदू शाही राजवंश के शासक थे। 1001 से 1012 ईस्वी के बीच में शासन होता है। फिर त्रिलोचन पाल 1012 से 1021 ईस्वी। फिर भीमपाल 1021 से 26 ईस्वी। सिंध के राय या चच का फिर समय आता है। ये सिंध राज्य का विस्तार उत्तर में मुल्तान से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक तथा पूर्व में हिंदुस्तानी रेगिस्तान से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक था।
रायवंश शासन करता है। रायवंश में 5 राजा हुए और उन सब ने 137 वर्षों तक सिंध पर शासन किया और उनकी राजधानी एलोर ये रोहिणी के निकट था। फिर चच वंश का समय आता है। ये 640 से 80 के बीच में इनका शासन होता है। चच राय वंश के अंतिम शासक राय साहसी या सहसी द्वितीय के दरबार में उच्च राजकीय पद पर नियुक्त थे। फिर दाहिर का समय आता है। दाहिर की मृत्यु 712 ईस्वी में हो जाती है। इस समय फिर अरब के आक्रमण होते हैं। 709-10, 710-11, फिर 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम इसी समय आता है। राबर पहुंच जाता है। बंगाल के पाल व सेन वंश की अगर बात करें तो गवर्नर शशांक की मृत्यु 637 ईस्वी से लेकर पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी तक, यानी 1 शताब्दी से अधिक समय तक बंगाल में अराजकता की स्थिति बनी रही। इस स्थिति को अभिलेखों में मात्स्य न्याय अर्थात वैशा न्याय, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, की संज्ञा दी गई। गोपाल ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की उसे पाल वंश के नाम से जाना जाता है। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी था। इसके बाद धर्मपाल आते हैं। 770 से 810 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल को हराया था, किंतु जब ध्रुव इन विजयों के बाद दक्षिण वापस लौट गया तब धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया तथा इंद्रायुध को गद्दी से उतारकर चक्रायुध को अपने संरक्षण में कन्नौज का शासक बना देता है। इसके बाद देवपाल का समय आता है जो 810 से 850 ईस्वी तक शासन करता है। फिर देवपाल के उत्तराधिकारी आते हैं। इसमें विग्रहपाल का नाम आता है, नारायणपाल का नाम आता है। विग्रहपाल का समय 850 से 54 था। नारायणपाल 854 से 915 ईस्वी तक शासन करते हैं। विग्रहपाल द्वितीय के पुत्र महिपाल प्रथम ने पाल वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया, जिस कारण उसे पाल वंश का पुनः संस्थापक कहा जा सकता है। इसका शासनकाल 988 से लेकर 1038 ईस्वी के बीच में होता है। महिपाल प्रथम के बाद फिर नयपाल का समय 1038 से 55, फिर विग्रहपाल तृतीय 1055 से 70, महिपाल द्वितीय 1070 से 77 के बीच में इनका शासनकाल होता है। फिर महिपाल द्वितीय के भाई रामपाल, इनका समय 1077 से 1120 ईस्वी के बीच में होता है। फिर कुमारपाल, गोपाल तृतीय एवं मदनपाल के नाम मिलते हैं जो अयोग्य एवं निर्बल शासक थे। मदनपाल ने 1150 ईस्वी तक राज किए। मदनपाल के बाद गोविंदपाल का नाम मिलता है जो पाल वंश का अंतिम शासक था। पालों के योगदान की अगर बात करें बच्चों तो पाल कला, वास्तुकला के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में, मृदभांड कला के क्षेत्र में, इनका चित्रकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान था। सेन वंश फिर आता है। 11वीं सदी के उत्तरार्ध में पाल शक्ति के पतन का लाभ उठाकर सामंत सेन ने सेन राजवंश की स्थापना की। सामंत सेन ने राढ़ा मतलब उत्तरी बंगाल में एक छोटा सा क्षेत्र अधिकृत कर सेन राज्य की नींव डाली। उसने कर्नाट के डाकुओं के विरुद्ध युद्ध करने का दावा किया। वह अपनी वृद्धावस्था में सन्यासी हो गया था। उसके बाद विजय सेन राजा बनता है 1095 से 1158 ईस्वी के बीच में। यह विजय सेन हेमंत सेन एवं यशोदेवी का पुत्र था। उसके बाद बल्लाल सेन राजा बनता है 1158 से 78 ईस्वी के बीच में। तत्पश्चात लक्ष्मण सेन राजा बनता है। ये 1078 से 1206 ईस्वी तक शासन करता है। यह बल्लाल सेन एवं रमा देवी का पुत्र था। उड़ीसा के सोम यानी केसरी व पूर्वी गंग, अगर इनकी बात करें तो सोम या केसरी वंश 10वीं सदी ईस्वी के मध्य में महाकौशल के सोमवंशियों ने आधुनिक उड़ीसा के संभलपुर, पाटन और सोनपुर क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया था। पूर्वी गंग वंश यो तो पूर्वी गंग में 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में ही कलिंग में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, किंतु 11वीं सदी ईस्वी में जाकर वे प्रमुखता से उभरे। अनंत वर्मा चोंडगंग के उत्तराधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं। कामारराव 1142 से 1156 ईस्वी, फिर राघव आते हैं 1156 से 70 ईस्वी के बीच में। राजपाल द्वितीय होते हैं जो 1170 से 1192 ईस्वी के बीच में
अनयंग भीम या अनंग भीम 1192 से 1205 ईस्वी इनका शासनकाल होता है। फिर राज तृतीय होते हैं 1205 से 1206 ईस्वी। इनके समय में मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी के नेतृत्व में मुसलमानों का उड़ीसा पर प्रथम आक्रमण हुआ था। नरसिंह देव प्रथम होते हैं 1238 से 46 तक शासन इनका रहता है। पूर्वी गंगवंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था और इसने कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। भानुदेव तृतीय होते हैं, ये 1352 से 78 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। इनके समय में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में उड़ीसा पर आक्रमण किया और विजय पाई। भानुदेव चतुर्थ होते हैं, जो अपदस्थ कर 1435 ईस्वी में कपिलेंद्र गजपति ने पूर्वी गंगवंश का अंत करके एक नए राजवंश गजपति वंश की स्थापना की थी। प्रशासन में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, अर्थव्यवस्था में, उद्योग धंधे में काफ़ी इनका जो है योगदान रहता है। जहाँ तक समाज की बात है तो उसमें हम लोगों ने बात कर लिया था कि 4 वर्ण स्थापित हो चुके थे, किसकी कैसी स्थिति थी, संपत्ति में उत्तराधिकार जैसे संबंध भी थे। स्त्रियों की दशा के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। धर्म के बारे में अगर बात किए थे तो इसमें बौद्ध धर्म के ये ह्रास का काल था। जैन धर्म का भी जो प्रभाव था वो सिमटता जा रहा था। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान का समय था यह। इसमें वैष्णव धर्म, शैव धर्म का उत्कर्ष होता है। वास्तुकला, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। बहुत सारे मंदिर मिलते हैं इसमें जो इस समय के हैं, जैसे विमल वसत या ऋषभ देव मंदिर है, ये 1031 ईस्वी में इनका निर्माण चालुक्य वंशी शासक भीम के मंत्री विमल शाह वैश्य ने करवाया था। तेजपाल वास्तुपाल मंदिर, इसको देवरानी जेठानी मंदिर के नाम से या नेमिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1230 ईस्वी में इसे देवरानी जेठानी मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि मंदिर के दरवाजे के दोनों ओर तेजपाल और वास्तुपाल की पत्नियों की मूर्तियां बनी हुई है। इसमें 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। पार्श्वनाथ मंदिर, इसका निर्माण मांडलिक नामक एक जैन श्रावक ने करवाया था। ऋषभ देव या आदिनाथ मंदिर, ये 1468 ईस्वी का है। इसी समय यह भी बना था। महावीर स्वामी का मंदिर 1582 ईस्वी में, इसका निर्माण 16वीं सदी ईस्वी में करवाया गया। गुजरात के अगर मंदिरों की बात करें तो मोढेरा या मेहसाना जिला का सूर्य मंदिर चालुक्य वंशी शासक भीमसेन ने करवाया था। सोमनाथ या जूनागढ़ जिला का सोमेश्वर महादेव मंदिर, ये चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। शुनक के नीलकंठ महादेव मंदिर की बात करें तो चालुक्य के सोलंकी शासक जयसिंह सिद्धराज द्वारा 1095 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया। सिद्धपुर पाटन जिला में है, ये रुद्रा महालय या रुद्रमाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका भी सोलंकी शासक जय सिंह सिद्धराज ने निर्माण कराया था। गिरनार पर्वत को जूनागढ़ जिला में स्थान है इसका। नेमिनाथ मंदिर का निर्माण 1128 ईस्वी से 59 के बीच में हुआ था। मल्लिनाथ मंदिर भी वहाँ पर है, जिसका निर्माण वास्तुपाल एवं तेजपाल ने करवाया था। वेसर शैली के बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें कालेश्वर मंदिर, लोकुंडी जैन मंदिर, मुक्तेश्वर, सिद्धेश्वर, सोमेश्वर और सिद्ध रामेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर, काशी विश्वेश्वर मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर इत्यादि का निर्माण इस शासन में हुआ था। तो साहित्य के भी बहुत सारे मूर्तिकला का विकास होता है, चित्रकला का विकास होता है। साहित्य के दृष्टि से अगर देखें तो पूर्व मध्यकाल में बिहार के नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार एवं उदंतपुरी महाविहार, बंगाल के सोमपुर विहार, जगदल्ला विहार, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी विहार एवं काम्पिल्य विहार, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित जयेंद्र विहार व राज विहार एवं अनुपमपुर स्थित रत्नपुर विहार व रत्न रश्मि विहार आदि शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इसके अतिरिक्त गुजरात का वल्लभी, मध्य प्रदेश का धार आदि भी शिक्षा के केंद्र थे। दक्षिण भारत में मंदिर शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे क्योंकि प्रायः मंदिरों के साथ घाटियों की स्थापना की जाती थी। पूर्व मध्यकाल में रचित ग्रंथों को 3 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: इतिहास संबंधी, साहित्य संबंधी और विज्ञान संबंधी।
इतिहास संबंधी अगर ग्रंथों की बात करें तो गौड़ वहो इसके ग्रंथकार वाक्पति राज हैं। ये कन्नौज के चंद्रवंशी शासक यशोवर्मन, जिनका शासनकाल 700 से 740 ईस्वी था, इनके दिग्विजय का वर्णन है। नव सहसांक चरित नाम का ग्रंथ है। इसको ग्रंथकार इसके परिमल गुप्त परिमल ने किया था। ये मालवा के परमारवंशी शासक वाक्पति मुंज का जीवन चरित है। भोज प्रबंध नाम का एक ग्रंथ है, इसका रचना बल्लाल ने किया था। ये मालवा के परमारवंशी शासक भोज का जीवन चरित है, जो 1010 से 1055 के बीच में शासन किए थे। एक ग्रंथ विक्रमांक देवचरित आता है, इसकी रचना बिल्हड़ ने की थी। इसमें कल्याणी के चालुक्यवंशी शासक विक्रमादित्य षष्ठ के सिंहासन आरूढ़ होने की परिस्थितियों का वर्णन है। रामचरित नाम का एक ग्रंथ रचा गया, जिसके रचनाकार या ग्रंथकार संध्याकार नंदन थे। ये बंगाल के पाल वंश विशेषकर रामपाल पर प्रकाश डालता है। कुमार पाल चरित, इसको हेमचंद्र ने रचा था। ये अन्हिलवाड़ा के चालुक्य शासक सोलंकी शासक कुमार पाल का वर्णन करता है। कुमार पाल भोपाल चरित, ये जयसिंह और सुरसिर ने जयसिंह सूर ने इसका रचना किया था। राज तरंगिणी यह कल्हड़ के द्वारा रचा गया। इसमें कश्मीर का इतिहास, कश्मीर के तत्कालिक शासक जयसिंह 1128 से 1155 ईस्वी के समय में 1149-50 में रचित ग्रंथ है। यह बल्लाल चरित यह आनंद भट्ट के द्वारा रचा गया। ये बंगाल के सेनवंशी शासक बल्लाल सेन के जीवन चरित का उल्लेख करता है। पृथ्वीराज राशो नामक ग्रंथ है, इसका चंद्रवरदाई ने रचना किया था। शाकंभरी के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय का जीवन चरित इसमें है। पृथ्वीराज विजय नाम का एक ग्रंथ है, जिसके ग्रंथकार जैनक थे। ये शाकंभरी के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय के संघर्षों का काव्यात्मक वर्णन करते हैं। इसके पश्चात साहित्य संबंधी ग्रंथ की अगर बात करें तो किरातार्थोजन्यम नाम का महाकाव्य है। ये भारवी ने 7वीं सदी में रचना किया था। रावण वध या भट्टिक काव्य महाकाव्य है, इसका भी रचना भट्ट ने किया था 7वीं सदी ईस्वी में। शिशुपाल वध महाकाव्य है, इसका रचना माघ ने किया था 7वीं सदी ईस्वी में। उत्तर रामचरित नाम का नाटक है। महावीर चरित यह भी नाटक है। मालती माधव यह भी नाटक है, और इस सब की रचना 8वीं सदी ईस्वी में भवभूत ने किया था। वेणी संहार नामक नाटक, इसके ग्रंथकार भट्ट नारायण थे 8वीं सदी ईस्वी में। काशिका वृत्ति यह अष्टाध्यायी पर टीका है, इसके ग्रंथकार जयादित्य व वामन थे। ये 8वीं सदी का ग्रंथ है। अनर्थ राघव यह नाटक है, इसके रचनाकार मुरारी थे 8वीं सदी ईस्वी के उत्तरार्ध के। धनवयालोक नाम का काव्य शास्त्र है, इसके रचनाकार या ग्रंथकार आनंद वर्धन है 850 ईस्वी में। हनुमान नाटक यह नाटक है, दामोदर मिश्र ने रचना किया था 9वीं सदी ईस्वी में। काव्य मीमांसा नाम का काव्य शास्त्र है, राजशेखर ने किया था। कर्पूर बंजरी नाटक है, 9वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में इसका रचना हुआ था। विद्धशाल भंजिका नाटक है। इन तीनों का रचनाकार राजशेखर ही थे। नीति वाक्यामृत राजनीति शास्त्र है, ये इसी तरह से सोमदेव सुरु ने 10वीं सदी ईस्वी में रचना करी थी। यशस्तिलक चंपू, ये चंपू काव्य है। नल चंपू चंपू काव्य है, इसके त्रिविक्रम भट्ट ये 10वीं सदी के पूर्वार्ध का रचना है। अभिधान रत्नमाला कोश ग्रंथ है, इसकी रचना हलायुध ने 10वीं सदी ईस्वी के उत्तरार्ध में किया था। वक्रोक्ति जीवित यह काव्य शास्त्र है, इसकी रचना कुंतक ने किया था 11वीं सदी ईस्वी में। बृहद कथा मंजरी कथा काव्य है, और दशावतार चरित महाकाव्य है। ये दोनों की रचना 11वीं सदी ईस्वी में क्षेमेंद्र ने किया था। वैजयंती यह एक कोश ग्रंथ है, यादव प्रकाश इसके ग्रंथकार हैं 11वीं सदी ईस्वी में। कथा सरित सागर यह कथा संग्रह है, इस सोमदेव इसके ग्रंथकार हैं 11वीं सदी ईस्वी में। कुछ ग्रंथ और भी हैं, जिसमें उदय सुंदरी कथा यह गद्य काव्य है, इसके ग्रंथकार शुद्धल हैं 11वीं सदी ईस्वी। काव्य प्रकाश यह काव्य शास्त्र है, इसकी रचना मम्मट ने किया था 12वीं सदी ईस्वी में। नैषधीय चरित महाकाव्य है, श्रीहर्ष ने रचना करी थी 12वीं सदी ईस्वी में।
गीत गोविंद या गीत काव्य है, जयदेव ने इसका रचना किया था 12वीं सदी ईस्वी में। विज्ञान संबंधी अगर ग्रंथों के कुछ रचना की बात करें तो इसमें महाभास्करी या लघु भास्करी या खगोल एवं ज्योतिष ग्रंथ है, ये भास्कर प्रथम ने किया था 7वीं सदी ईस्वी में रचना। माधव निदान ये रोग विनिश्चय है। राग मृगांक ये खगोल ग्रंथ है, इसका रचना माधवकर 8वीं सदी ईस्वी में किए थे। राग मृगांक जो खगोल ग्रंथ है, समरांगण सूत्रधार ये स्थापत्य शास्त्र है। युक्त कल्पतरु ये स्थापत्य शास्त्र है। इसका सबका भोज परमार ने रचना किया था, जिनका समय 1010 से 1055 ईस्वी तक का समय था। आयुर्वेद दीपिका ये चरक संहिता पर टीका है। भानुमति व्याख्या सुश्रुत संहिता पर टीका है। ये दोनों ग्रंथों का रचना 11वीं सदी ईस्वी में चक्रपाणी दत्त ने किया था। सिद्ध शिरोमणि ज्योतिष ग्रंथ है, इसकी रचना भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय ने किया था। लीलावती गणित ग्रंथ है। कर्ण कुतूहल यह ज्योतिष ग्रंथ है, ये सब की रचना भास्कराचार्य ने किया था। फिर एक शारंगधर संहिता नाम का आयुर्वेद ग्रंथ है, इसकी रचना शारंगधर ने किया था 12वीं सदी ईस्वी में। तो इस तरह से यह एक परिशिष्ट के रूप में पूरा महाअवलोकन था जो पूर्व मध्य काल के बीच में हुआ था। अब इसके बाद में जब हम लोग शुरू करेंगे तो सल्तनत वंश की जो स्थापना है वहाँ से प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।